जी अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में हमने देखा कि एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जो पीएचपी में मैंने बनाया था उसका मैंने एक अब आपको ओवरव्यू दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसकी रिक्वायरमेंट बताई कि हम इस रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो उसका हमने पहले लेक्चर में ओवरव्यू देखा, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ हुई हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। फिर उसके बाद हमने ओवरव्यू देखा कि फ़्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। अब हम फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस को अलग से देखेंगे और बैक एंड की लैंग्वेजेस को अलग से देखेंगे। वन बाय वन हम इन लैंग्वेजेस के जो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो हम देखेंगे कि ये इन लैंग्वेजेस की जो चीज़ें हैं वो किस जो है ना इस हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह जो है वो यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम HTML को देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जो HTML के टैग्स हैं वो कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से जो है वो यूज़ हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना मैं आपको लैंग्वेज का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। जो हम जो है वो एक W3 स्कूल वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जिसके अंदर आप इजीली जो है ना वो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड लैंग्वेजेस को जो है ना उनके बेसिक्स, ख़ास तौर पे उनके बेसिक्स जो है ना वो आप लर्न कर सकते हैं। जबकि ये लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस तभी आपको होगा जब आप इनके ऊपर काम करेंगे या इनके ऊपर कोई रियल वर्ल्ड कोई क्लाइंट आता है या आप उसके ऊपर कोई वेबसाइट बनाते हैं, तभी आपको जो है ना वो इनका एक्सपीरियंस जो है वो मज़ीद आपको सीखने के वो चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इस प्रोजेक्ट के कोड को समझाने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू दूंगा हर एक लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल HTML का हम देखेंगे, CSS को देखेंगे, जावास्क्रिप्ट को देखेंगे, जो और इनका एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, जो मैंने आपको कहा था कि हम इस अपनी फ्रंट एंड के लिए जो CSS और जावास्क्रिप्ट है ख़ास तौर पे उनके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। मतलब कि वो चीज़ें जो ऑलरेडी बनी हुई हैं हम उन्हीं को ही इस्तेमाल करके जो है ना वो अपना कोड कर लें ताकि हमें कम से कम कोड लिखना पड़े और हमारा काम जो है वो हो जाए। उसके बाद बैकएंड के लिए हमने PHP को देखना है। उसके बाद MySQL DBMS है, उसकी लैंग्वेज जो है वो SQL जिसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से। तो इसकी वेबसाइट जो है वो रिकमेंडेड W3 स्कूल्स है मेरी तरफ से। इसमें आपको बहुत ही उम्दा तरीके से और आप ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ साथ लाइव भी आप कर सकते हैं अगर आपने इसको देखना हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बताया कि इन HTML जो है वो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब कि कोई भी वेब पेज आपने बनाना है आप HTML के ज़रिए आप उसको क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी CSS या विदाउट एनी जावास्क्रिप्ट। ये आप बिल्ट इन जो है वो CSS इसकी होती है। फॉर एग्जांपल इसको हम देखेंगे जिस तरह के मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया भी कि अगर हमने HTML के फॉर्म के अंदर जो हम सिंपल एक अगर हम एक टैग जो है वो बनाते हैं बटन का, तो हमें जो है वो डिफ़ॉल्ट CSS के साथ जो है वो ये इस तरह का जो है बटन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस बटन का साइज़ बड़ा कर दूँ या इसका कोई कलर चेंज कर दूँ, तो मुझे फिर वो CSS का इस्तेमाल कर इस चीज़ के लिए जो है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन इसके पॉपुलर चीज़ें HTML की देखते हैं जो ज़रूरी होती हैं सीखना। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमने देखा कि इससे आप जो है ना वो अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है, उसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको ये ट्राई किया, तो इस कोड को आप ना इसमें इसकी खासियत ये है W3 स्कूल वेबसाइट की कि आप कोड को रन टाइम पे जो है ना वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल HTML का एक तो मेन टैग होता है, ठीक है, इसमें सारा जो है ना वो टैग्स का इस्तेमाल होता है HTML के अंदर। एक HTML का जो है वो बेसिक टैग है, फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। मतलब कि ये ब्राउज़र को बताएगा कि भाई इधर से HTML का कोड स्टार्ट होना है और जिधर एंड होना है वो हम इसको हम स्टार्टिंग टैग कहेंगे, इसको हम एंडिंग टैग कहेंगे जो इस स्लैश के साथ आता है। मतलब कि ये ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जो कोड है ये HTML का है। जिस तरह मैंने डॉक टाइप के आगे HTML लिखा हुआ, अब ये उसको ये टैग ब्राउज़र को बताएगा कि ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये HTML का कोड है। उसके बाद दो चीज़ें आती हैं, एक हेड होती है और एक बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल हेड क्या है, अब ये वाला ये जिस तरह ट्राइट एडिटर लिखा हुआ है, इस तरह अगर मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ इस कोड को,
तो ट्राइड की जगह जो है वो पेज टाइटल लिखा आएगा, और बॉडी के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो इस मतलब कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह अब ये आपको दिस इज़ हेडिंग और दिस इज़ पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, ये आपकी बॉडी है, और इसके ऊपर ही इस तरह का जिस तरह ट्राई एडिटर लिखा हुआ है इधर जो है वो आपका हेड आएगा। अगर आपने इस कोड को अपने ब्राउज़र के ऊपर चलाना है तो बहुत सी सिंपल सा तरीका है, आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अगर तो नोटपैड प्लस प्लस आपके पास है तो नोटपैड प्लस प्लस को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप नई फाइल जो है वो इसके ऊपर क्रिएट करें, उसको इधर पेस्ट करें, और दूसरे नंबर पे आप इस फाइल को जो है वो सेव एज़, इसकी एक्सटेंशन सिर्फ आपने .html जो है वो लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ अदील अहमद। अब अगर आप इसको .html की एक्सटेंशन से जो है वो सेव करेंगे तो ये जो है वो ब्राउज़र के ऊपर जो है वो रनेबल कोड जो है वो हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने फ़ाइल जो है वो सेव किया तो ये ब्राउज़र के ऊपर आ गई। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर जो मैंने टाइटल के टैग से लिखा था, मतलब कि ये जो ऊपर चीज़ अगर आपने डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए जो टैग है वो टाइटल का टैग है। अगर आपने अब ये एक हेडिंग है और ये नीचे पैराग्राफ है, तो ये बॉडी के अंदर जी अब कोई भी हेडर कोई भी टेबल मैंने बनाना है तो वो मैं बॉडी उसका कोड जो है वो मैं बॉडी के अंदर ही लिखूँगा। तो अब हम बारी बारी जो है वो सारे टैग्स को देखते जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर था बेसिक HTML का, जिसके अब आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि ये एक मदर लैंग्वेज है, कि जितनी भी लैंग्वेजेस अब नेक्स्ट हम जो है वो सीखेंगे उन सारी लैंग्वेजेस को हमने HTML के अंदर ही एम्बेड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने CSS सीखनी है तो CSS को भी HTML के टैग के अंदर, जावास्क्रिप्ट मैंने सीखनी है तो जावास्क्रिप्ट को भी हेड टैग के अंदर, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं लिखूंगा। अगर मैंने बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी फ्रेमवर्क है जो हमें जावास्क्रिप्ट और CSS की क्लासेस जो वो बनी बनाई हमें देती है, प्रोवाइड करती है। तो सिंपल हम टैग के अंदर उस क्लास को कॉल करेंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर जो बनी हुई है सिंपल, वो हमारी जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह ही आपने PHP हम देखेंगे सर्वर साइड, उसको भी हमने जो है वो आप HTML के अंदर ही एम्बेड करना है। तो बारी बारी हम इसको, सबसे पहले तो हम HTML को देख रहे हैं, तो इसका बेसिक मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया। तो उसके बाद जो है वो हम इसके नेक्स्ट टैग की तरफ आते हैं। तो इसकी वही एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि किस तरह इसको जो है ना वो आपने रन करना है, टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नीचे जो है वो देखते हैं। इसके लिए एडिटर जो है वो मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस का जो है वो रेफ़र कर दिया है। तो इसके बेसिक्स में चलते हैं जी। बेसिक्स में भी वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि डॉक टाइप क्या होती है। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया कि डॉक टाइप जो है वो बताता है कि ब्राउज़र ने किस तरह पेजेस को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अगर मैं इसको HTML लिखूंगा तो वो HTML जो है वो कंसिडर करेगा इस पेज को। तो HTML हेडिंग्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट के पेज में पिछले लेक्चर में हमने देखा था, अब जो ये एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन जो लिखा हुआ है ये एक हेडिंग है, और जो इसके नीचे जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये पैराग्राफ था। अब ये पैराग्राफ हमने डेटाबेस में सेव करवाया प्रॉपर, और फिर डेटाबेस से ही ये जो है वो पैराग्राफ आ रहा है। तो इसको डिस्प्ले किस तरह हमने करवाया, HTML के टैग के ज़रिए। टैग कौन सा है, जो हेडिंग का टैग है उसको H1 कहते हैं, H2 H3 H4 मुख्तलिफ साइज़ के वो टैग हैं। तो मतलब कि अगर आप हाइट विड्थ उसकी पहले से सेट कर देते हैं तो फिर आपको टैग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक टैग के अंदर ही जो है ना वो आप कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ भी इसी तरह ही आपने जो है वो आप ये लिखना है, अगर डिस्प्ले करवाना है तो पैराग्राफ के टैग के ज़रिए ही हम जो है वो इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अब इसको देखें, आपने देखना ना H1 तो आपको मैंने रन करके दिखाया। अब H2 का साइज़ क्या है, ये बिल्ट इन साइज़ हैं। H2 लिखेंगे तो वो एक ख़ास किस्म का बिल्ट इन पहले से जो है वो कोड हुआ हुआ साइज़ आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं तो ये देख लें, मतलब कि ये पहला साइज़ है H1 है, ये H2 है, H3 H4 H5 है और H6 है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको बोल्ड भी कर देता है। किसी भी टैग को आपने बोल्ड करना है तो B का टैग आपने लगाना है तो वो जो है वो बोल्ड हो जाएगा। H1 जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो कोड मौजूद है। तो उसके नीचे हम जो है वो ये पैराग्राफ्स का भी P का सिंपल एक जो है वो P का टैग है, P का टैग लगाएंगे तो पैराग्राफ जो है वो लग जाएगा। तो उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टैग है वो है लिंक्स का।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई लिंक लगाना है, तो जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया हम उसी के अंदर ही सारे टैग्स की जो है वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ लिखी है, मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी बंदा अगर इसको क्लिक करे तो वो उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये W3 स्कूल है, तो जैसे मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो वो इधर ही वो W3 स्कूल को ओपन कर देगा। सिंपल ए टैग है इसके लिए, ए ये इतना जो है वो क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। सिर्फ ए का टैग लगाने से आप जो है वो लिंक लगा सकते हैं। अब ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट को ही टैग कहते हैं, टैग को ही एलिमेंट कहते हैं। और आगे जो href लिखा हुआ है ये इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब ए के टैग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, href, मतलब कि टैग की अगर मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ को आपने एक्सप्लोर करना है, मज़ीद उसके फंक्शंस जो है वो लगाने हैं, तो आप उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ड्रेस तो देना ही है, फॉर एग्जांपल लिंक अगर मैंने लगाना है तो उसका ड्रेस तो मैंने देना है, तो ड्रेस देने के लिए जो एट्रीब्यूट टैग की जो ए टैग की जो एट्रीब्यूट यूज़ होगा उसको हम href कहते हैं। तो उसके अंदर सिंपली आपने वेब का ड्रेस पुट करना है और आगे आपने इसको जो है ना वो दिस इज़ अ लिंक, ठीक है, ये आप लिखेंगे तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में जाना, एक टेक्स्ट की फॉर्म में आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल मैं कहता हूँ अगर इसको मैंने अपने उसी जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने अगर लगाना है तो इसको सिंपल मैं इधर आके जो है वो पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और दोबारा इसको मैं रन करवाता हूँ, तो ये जो है ना वो रन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दिस इज़ अ लिंक आ गया। जैसे कि मैं इसको क्लिक किया तो ये W3 स्कूल वेबसाइट इसने ओपन कर दी। तो ये 3 टैग 4-5 हमने देख लिया। अब उसके बेसिक्स के आगे चलते हैं। इमेजेस का टैग है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए img का टैग है। और ये आगे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। बारी बारी हम देखेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम जो है वो ट्राई करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अब इस टैग को आपने सिंपल इधर से कॉपी करना है। हम ना इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाते हैं ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से जो है वो समझ आती रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने इधर कॉपी किया। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने एड्रेस जो है वो देना होता है इमेज का। अब ये देखें, ऑनलाइन एड्रेस दे दें वो भी ठीक है। अगर आप ऑफलाइन एड्रेस देना चाहते हैं तो आप, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, तो आपने इस इमेज को भी डेस्कटॉप के ऊपर ही रखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ HTML प्रैक्टिस के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैं ये अगर फ़ाइल रख देता हूँ तो मुझे इमेज भी इसी फोल्डर के अंदर रखनी पड़ेगी। जो हमने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट की एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इस इधर मैंने फोल्डर इस फाइल को जो है वो कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई इमेज लगाऊँ, तो कोई भी मैं इमेज जो है वो नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी इमेज आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जहाज़ की इमेज मैंने जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो लगानी है। इसको आप सेव कर लें डेस्कटॉप के ऊपर। अब डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर जो है वो मैंने पिक्चर जो है वो रखनी है। HTML प्रैक्टिस के नाम से इधर जो है ना वो अपनी इसका नेम जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ। इसका मैं नेम रख देता हूँ प्लेन, और PNG इसकी टाइप है। तो ये इमेज जो है वो मेरे इस फोल्डर में जाके जो है वो सेव हो चुकी है। तो इस इमेज को आप देख लें कि ये इमेज जो है वो जिधर ये फ़ाइल पड़ी है वही इमेज पड़ी हो। तो सिंपल आपने चेंजेस जो करनी है वो सिर्फ ये हैं कि इसको दोबारा से मैं, क्योंकि वो उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो इसलिए वो एरर दे रहा था, तो इसको दोबारा जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको दोबारा ओपन किया तो अब मैं इधर इसका ये कॉपी भी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर सिंपल पेस्ट करना है आपने। अब पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सेव किया, तो इधर मैंने जो इमेज का जो नाम रखा है मैंने वो नाम लिखना सबसे पहले।
और नाम रखने के बाद जो इसकी टाइप थी, अब ये टाइप पे काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो टाइप का, अब टाइप भी मैंने वही लिखनी है जो जिस टाइप की इमेज है। फॉर एग्जांपल अगर जेपीजे है और इमेज पीएनजी की है तो वो इमेज नहीं उठाएगा, ठीक है, तो वो एरर दे देगा। इसलिए मुझे टाइप भी सेम ही रखनी पड़ेगी। अब प्लेन डॉट पीएनजी जो है ये बिल्कुल ठीक इमेज का एड्रेस है, ठीक है। एसआरसी एट्रीब्यूट जो है वो इमेज के एड्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। एएलटी एट्रीब्यूट जो है फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होती तो उसके अल्टरनेटिव जो है वो इमेज के अल्टरनेटिव जो है वो w3schools.com जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इमेज की विड्थ कितनी रखनी है, आप उसका जो है वो साइज़ बता दें। आपने हाइट कितनी रखनी है वो भी बता दें। मतलब कि विड्थ और हाइट भी इसके IMG टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मतलब कि IMG टैग यूज़ होता है इमेज लगाने के लिए, उसका जो SRC एट्रीब्यूट है वो यूज़ होता है इमेज का एड्रेस देने के लिए। ALT एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होती तो उसके इमेज के जो बरक्स है वो w3schools.com लिखा जाए। अगर आपने उसकी विड्थ सेट करनी है तो वो 104 है। अगर आपने हाइट सेट करनी है तो अपनी मर्ज़ी की आप इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों एट्रीब्यूट्स नहीं लिखते तो वो जो इमेज का साइज़ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव किया, एड्रेस बिल्कुल ठीक है इमेज का, तो इसको जो है ना वो मैं देख लेता हूँ, इसको रन करके देखते हैं कि ये रन जो है वो किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो लग चुकी है इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज का जो है वो साइज़ थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो एक तो मैं इसका विड्थ थोड़ी इसकी बढ़ा देता हूँ, 300 कर देता हूँ, और हाइट जो है वो इसकी 200 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो कि इसका जो है वो साइज़ थोड़ा बड़ा हो चुका होगा। जैसे मैंने इसको ये देखे, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो इसका साइज़ जो है वो एक्सटेंड हो गया। तो फॉर एग्जांपल जो हमने अपने प्रोजेक्ट में जो यूज़ किया है स्ट्रक्चर, वो मैंने अपने एक फ़ोल्डर बनाया था इमेजेस का, जिसके अंदर जितनी भी इमेजेस मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही थी वो मैंने रखी। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप जो इमेजेस हैं सारी वो एक फ़ोल्डर के अंदर रखें, ताकि आप अपने कोड का जो वो बेहतर जो है ना वो स्ट्रक्चर बना सके, ताकि किसी की समझ भी आए। अब अगर आप ये कोड के साथ इमेजेस भी रख देंगे तो किसी को अगर आप कोड देते हैं तो उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। बंच ऑफ फाइल्स जो है वो इसमें होंगी और वो इरिटेशन जो है वो पैदा करेंगी। तो इसलिए मैं अपनी जो ये इमेज है इसको मैं एक फ़ोल्डर में रख देता हूँ, इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर ये मैंने इमेज रख दी। अब मुझे उसका एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी फ़ोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है, आपने उसका एड्रेस लिखना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके आगे इमेजेस फ़ोल्डर और ये स्लैश प्लेन, मतलब क्या कि इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर प्लेन डॉट पी एन जी की जो फाइल है वो मौजूद है। तो इसको मैं जैसे ही इसको मैंने रिफ़्रेश किया, दोबारा से मैंने इसको देखा, तो ये इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये अब दोबारा मेरे पास इमेज जो है वो रिफ़्रेश होके आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके थोड़ी सी भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोल्डर का नाम जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ, तो ये इमेज जो है वो उसका अल्टरनेटिव मैंने W3 स्कूल लिखा था तो वो मुझे इधर डिस्प्ले हो गया। तो जैसे मैं इसका एड्रेस जो है वो ठीक करूँगा तो ये दोबारा से मुझे इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इमेज है तो इसको मैं इधर देखता हूँ, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोबारा से मुझे इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम अगले टैग की तरफ चलते हैं। हमने लिंक लगाना भी सीखा, हमने इमेज का टैग भी सीखा। अब ये बिल्कुल बेसिक से टैग हैं जो हर एक वेबसाइट में यूज़ होते हैं। इनके बगैर कोई भी HTML की वेबसाइट जो है वो नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल लिंक्स भी आपको लगाने ही लगाने हैं, इमेजेस भी आपको लगानी ही लगानी है। तो इस तरह आप ये देखते जाएंगे। जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट ही टैग हैं और टैग ही एलिमेंट हैं, ठीक है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये भी वही जो है ना वो एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा चुका हूँ। ये वही टैग्स यानी इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो उसने बताई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तो आपको सारा साथ साथ डिफ़ाइन कर रहा हूँ ना, तो ये आप पढ़ेंगे तो आप मज़ीद इसके बारे में देख सकते हैं। एलिमेंट्स का मैंने बताया कि जितने भी टैग्स हैं HTML के उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और उन एलिमेंट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें ए का टैग हमने देखा तो उसका जो एट्रीब्यूट था वो href था। मतलब कि लिंक का ज़ाहिर सी बात है रेफरेंस तो आपने देना है, तो href जो है वो उसका एट्रीब्यूट है और ए जो है वो उसका टैग है। टैग मतलब है कि
एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अब इधर भी उसने लिखा हुआ है कि HTML प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और टैग सेम है, आपने इसमें जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मतलब कि एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो अब हम इसके एट्रीब्यूट्स की जो प्रॉपर्टी अब इसमें देखेंगे। इमेज के टैग में SRC जो है वो एट्रीब्यूट था जो सोर्स अगर आपने किसी लिंक का देना है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये सारा मैं आपको जो है ना वो ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। अब ये मज़े का बहुत सारा, ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट भी आप किसी भी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसका कलर चेंज करना है। वैसे तो ये CSS का ही जो है वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, मतलब कि आप इसमें HTML, अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा और एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी में मैं उसका कलर जो है वो रेड सेट करूँगा, तो वो जितना भी पैराग्राफ मैंने लिखा होगा उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, अपने इस कोड में जाके मैंने इसको पेस्ट किया, तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। तो ये जो पैराग्राफ है ये रेड कलर में, फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं कलर जो है वो पिंक कर देता हूँ तो अब ये जो पैराग्राफ है वो रेड के बजाय पिंक कलर में जो है वो मुझे डिस्प्ले होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि वो पिंक कलर में जो है वो पैराग्राफ। अब ये फॉर एग्जांपल हेडिंग का अगर मैंने कलर चेंज करना है तो बिल्कुल वो उसी तरह स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कलर आगे उसका रेड कर दें, जो भी कलर आपने सेट करना है वो आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा अगले एट्रीब्यूट की तरफ, जो लैंग का एट्रीब्यूट है, जो लैंग्वेज को डिस्प्ले करता है कि लैंग्वेज कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की। टाइटल के एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम जो है वो देखते हैं। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल आपने किसी भी, ये बहुत ही मज़े का टैग है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मतलब कि आप पैराग्राफ लिखते हैं या हेडरिंग अपनी बनाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यार ये पैराग्राफ के अगर ऊपर कोई होवर करे तो उसको वो इन्फॉर्मेशन दे उस टैग के बारे में या उस हेडिंग के बारे में। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं टाइटल की जो है वो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। टाइटल के एट्रीब्यूट में जो भी मैंने वो उसका इन्फॉर्मेशन मज़ीद उसकी देनी है तो मैं उसका वो लिख सकता हूँ कि द टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने कहना है कि दिस इज़ हेडिंग एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसके टाइटल एट्रीब्यूट के ऊपर होवर करूँगा, इसको मैं दोबारा से रन करवा लेता हूँ, तो ये अब मुझे कहेगा कि दिस इज़ हेडिंग एट्रीब्यूट। इसी तरह पैराग्राफ के ऊपर होवर करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि आई एम अ टूल टिप। ठीक है, तो एक तो ये हमने देख लिया। उसके बाद जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो लोअर केस में ही जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखें, बजाय इसके कि आप उसको अपर केस में लिखें। लोअर केस में जो है वो आपको लिखने चाहिए, वो सजेस्ट ये करते हैं। तो उसके बाद जो है वो अब अगले जो ये कुछ जो है ना वो उसके रूल्स बता रहे हैं। अब हम डायरेक्ट जो है वो HTML हेडिंग्स की तरफ आते हैं। इसको हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, पैराग्राफ्स को भी देख चुके हैं। अब HTML स्टाइल्स की तरफ थोड़ा आते हैं कि अगर आपने अपने टैग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्टाइल देना है तो वो आप दे सकते हैं। उसका कलर चेंज करना है, उसका साइज़ आपने एक्सटेंड करना है, या उसका आपने जो है वो मज़ीद उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है टैग के अंदर, तो आप स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका चेंज करना था आई एम अ बिग का, तो वो मैंने स्टाइल के एट्रीब्यूट में फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल इधर मैं 20 पिक्सल्स रखना चाहता हूँ तो उसका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। अब सेकंड स्टाइल का मैंने कलर ब्लू रखना है, रेड करना, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। और ये स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारी CSS की क्लासेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम अब नीचे HTML फॉर्मेटिंग, ये सारे टैग्स जो है ना वो बिल्कुल सिंपलिसिटी के लिए ये आप देख सकते हैं। अपने फारिग वक्त में आप देखना इनका इस्तेमाल अक्सर औकात कम ही होता है। HTML कमेंट्स का ज़रा ज़्यादा आप देख सकते हैं क्योंकि ये कोड को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेवलपर, कि अगर किसी भी कस्टमर को देना है तो कस्टमर को समझाने के लिए हम आप लिख सकते हैं कि ये जो टैग है ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल
हुआ है। सिंगल लाइन कमेंट भी आप लिख सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट भी आप लिख सकते हैं। HTML के कलर्स फॉर एग्जांपल एक तो होते हैं ना 12 कलर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई 12 कलर हैं, मगर 12 कलर नहीं है, लाखों के तादाद में कलर्स हैं, ठीक है। HTML वो उनको सपोर्ट करता है, उन कलर को जो है ना वो आप जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें ये सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना कर सकते हैं। अब ये देखें अब हेडर का बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना था, स्टाइल की प्रॉपर्टी में मैंने उसकी जो स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैंने वो बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल कर ली, ठीक है। और इसी तरह ही अगर मैंने पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो उसमें भी मैंने बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर लिया। अब टमाटो कलर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह का जो है वो टमाटो की शेप में मुझे कलर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं वो आप देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर भी आप बना सकते हैं। उसका जो है ना वो एक हेक्साडेसिमल कोड जो है वो आप लगाना चाहें, इसके बजाय इसके कि आप इसका नाम लिखें, आप कोड के सूरत में भी जो है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हेक्साडेसिमल का कोड लगाना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, अब ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें येलो हो गया, अब येलो के साथ साथ ये जो है ना वो ऑरेंज की तरफ बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कलर है येलो ही आप लगाना चाह रहे हैं, इसका मैं कोड कॉपी करता हूँ। तो अपने इस जिधर मैंने किसी भी आप लिख सकते हैं इसको कोड को, अगर मैंने लिखा तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने कॉपी किया है, तो मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप नाम लिखें, ये कोड के ज़रिए भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर क्रिएट करके भी आप इसकी प्रॉपर्टी में इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने HTML कलर्स को देखा। HTML CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट कि HTML के अंदर जो है वो CSS आपने कैसे एम्बेड करनी है। थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन हम इसमें CSS की भी ले लेते हैं। CSS जो है वो आपका बहुत सारा काम बचाती है। किस तरह बचाती है कि ये आप एक ही मतलब के लेआउट मल्टीपल वेब पेजेस के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप CSS के ज़रिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। CSS लिखने की 3 टाइप्स हैं, उसका हम मज़ीद इंट्रोडक्शन जो है वो नीचे देखते हैं। अब CSS का जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि CSS यूज़ होती है आपकी HTML को स्टाइलिश करने के लिए। मतलब कि वही अक्सर मैं एग्जांपल देता होता हूँ, वो शादी जब बंदे की होती है तो पहले जो है ना वो कुछ और होता है और बाद में वो कुछ और मिलता है आपको। वही हो गया जी, आईफोन के डब्बे में 3310 मोबाइल डाल के दे दिया। तो इसी तरह ही आप कस्टमर को ज़रा जो है ना वो अपने क्लाइंट को जो है वो इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उसे बड़ी स्टाइलिश सी किस्म की वेबसाइट जो है वो दे सकते हैं। बेशक आपने बड़ी मेहनत किया है जी, दिन रात एक कर दिए, बहुत अच्छा बैकग्राउंड जो है बैकएंड आपने डेवलप किया है, मगर उसका फ्रंट एंड बिल्कुल रफ सा है तो वो बिल्कुल क्लाइंट जो है वो उसको पसंद नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बहुत ही इंटरेक्टिव और ब्यूटीफुल जो है वो इंटरफेस बनाया अपनी वेबसाइट का तो वो क्लाइंट तो खुश भी होगा और उसको जो है ना वो अच्छा भी लगेगा। तो आप इस तरीके से भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो अब हम देखेंगे थोड़ा CSS, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि आप अपने HTML के टैग्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए ये सिर्फ कलर्स और बैकग्राउंड यही सिर्फ चेंज नहीं करता, हर किस्म की चेंजेस आप HTML के टैग्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं CSS की मदद से। तो जिस तरह के ये मेन इसकी डेफिनेशन ये है कि आप इसको लेआउट को अपने मुताबिक फॉर्मेट के कन्वर्ट करने के लिए आप इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं CSS को। 3 टाइप्स हैं इसकी मेनली जो यूज़ होती हैं। इनलाइन जो CSS है वो टैग के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया। जिस तरह अब ये देखें, ये टैग के अंदर ही मैंने जो है वो CSS इस्तेमाल किया है। ये स्टाइल के अंदर कलर लिखा तो ये इसका मतलब है कि टैग के अंदर ही CSS इस्तेमाल कर ली। तो इस किस्म के CSS को मैं कहता हूँ इनलाइन CSS। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इंटरनल CSS क्या है कि स्टाइल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर बॉडी का टैग डायरेक्ट है ना, इधर आपने हेड का टैग बनाना है। जिस तरह के अक्सर मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेड का टैग भी इस तरह आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप भी CSS मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि एक ही CSS की क्लास से मैं मुख्तलिफ सारे टैग्स के अंदर जो वो चेंज कर लूँ, मतलब कि आप मुझे इस इनलाइन में तो आपको हर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने एक ही स्टाइल सारे टैग्स के अंदर यूज़ करना है
तो आपका टाइम बचाने के लिए ये फंक्शनलिटी दी है कि आप हेड के अंदर वो स्टाइल के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी लिखें और जिधर जिधर वो आपने इम्प्लीमेंट करना है सिंपल उधर उधर उसका एड्रेस आप देते जाएं। तो आईडी की सूरत में भी आप दे सकते हैं, क्लास की सूरत में भी आप दे सकते हैं। तो आप इजीली जो है ना वो अपने काम को जो है ना वो आसान कर सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा था। क्लास में क्या था कि आप अपने मेन फंक्शन के बाहर आप एक क्लासेस बनाते थे और जिधर जिधर आपको यूज़ होती थी आप सिंपली वो क्लास कॉल कर लेते थे, मतलब कि सारा कोड आपको करना नहीं पड़ता था। इसी तरह ही CSS लैंग्वेज के अंदर भी आप जो है वो क्लासेस बना के जिधर जिधर आपको जिस जिस टैग में उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उधर उसको कॉल करें, तो ईज़िली जो है ना वो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और कोड भी आपका कम लगेगा। अब हम इंटरनल CSS, मैंने आपको बताया कि हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के एलिमेंट के अंदर हम लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैंने अपने प्रोजेक्ट जो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल जो हम देखेंगे उसके अंदर भी मैंने एक्सटर्नल CSS को ही इस्तेमाल किया है। मतलब कि एक्सटर्नल CSS क्या है कि एक फ़ाइल ही अलहदा होती है। वो तो ठीक है, मतलब कि अब बड़े पैमाने पे जब आप कोड करते हो तो आपकी फ़ाइल्स ही काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब इसमें मेरे पास तो एक ही फ़ाइल है ना जो मैंने क्रिएट किया है। अगर बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उधर 200 300 आम तौर पे वो फाइल्स मौजूद होती हैं। तो क्या मैं हर फाइल के अंदर मतलब कि वो लिखता फिरूंगा हेड के अंदर स्टाइल का टैग बना के? क्यों ना मैं एक ही फाइल के अंदर CSS लिख दूं और जिधर जिधर वो CSS मुझे चाहिए सिंपल मैं हेड के अंदर उसका एड्रेस दूं और एड्रेस दे के मैं सिंपल उस CSS को जो है वो कॉल कर लूँ। जो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है वो भी इसी तरीके से हम एम्बेड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हुए। आप ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल CSS के अंदर, और वैसे भी आप जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इनलाइन CSS की जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं। इसका सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था कि वो टैग के अंदर ही आप जो है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी जो है वो लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, हर एक टैग को उसके मुताबिक जो है वो सेट करता जाएगा। तो इंटरनल CSS में आप देखें कि ये हेड के अंदर उसने जो है वो स्टाइल का टैग बनाया है, ठीक है। स्टाइल के टैग के अंदर उसने बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे दिया है, हेडिंग का ब्लू कलर दे दिया है और पैराग्राफ का जो है वो कलर दे दिया। मतलब कि जिधर जिधर भी H1 लिखा जाएगा उसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली ब्लू होगा। फॉर एग्जांपल इसको भी हम जो है वो टेस्ट करके देख लेते हैं। ये इसको मैंने कॉपी किया, ये H1 और P और बॉडी तो मैंने ऑलरेडी अपने कोड में इस्तेमाल की हुई है। तो आप ये देखेंगे कि हेड के अंदर अगर मैंने ये स्टाइल ये मेरी कौन सी CSS है जी, ये मेरी है इंटरनल CSS, मतलब कि फ़ाइल के अंदर ही ये CSS मैंने लगाई है। तो जैसा कि मैंने ये CSS लगाई, मैं इसको सेव किया, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर देगा, पाउडर ब्लू। जो H1 का मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मैं 2 H1 लिख देता हूँ, जितने मर्जी मैं लिखूँ उन दोनों का जो कलर है वो ब्लू ही होगा, ठीक है। मतलब कि और P1 भी जिधर अब ये 2 P मैंने लिखे हैं दोनों का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। तो हम इसको जो है ना वो रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो इसमें एक और बात आपको जो है ना वो सीखने को मिलेगी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने कोड में अब स्टाइल के अंदर जो है ना वो मैंने लिखा P का कलर जो है वो रेड है, मतलब कि जिधर अगर मैंने उस P के टैग का कुछ भी मैंने डिफ़ाइन नहीं किया तो उसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली रेड होगा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई एक सारे P का कलर रेड हो सिवाय एक P के, तो उस P के लिए फिर मैं इनलाइन CSS यूज़ करूंगा। तो वो सारे P को छोड़ के मतलब कि उस P को छोड़ के बाकी सारे का कलर रेड कर देगा सिवाय उसके जिसको मैंने इनलाइन CSS के ज़रिए मैंने लिखा होगा। मतलब कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों CSS ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर कहता है यार ये जितने भी पैराग्राफ आपने लिखे हैं वो उनका कलर तो वाइट ही ठीक है, मगर एक पेज के अंदर मैं चाहता हूं कि उस पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड हो। तो आपने क्या करना है, स्टाइल के अंदर उस P का कलर वाइट रखना है, ठीक है, मतलब कि ब्लैक रखना है, और बाकी जिधर वो क्लाइंट कह रहा है कि उस
का कलर जो है वो रेड हो तो सिंपल उसमें इनलाइन आप यूज़ करके आप उसका कलर जो है वो रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका कलर पिंक है तो ये इसके साथ जो है वो मिक्स नहीं होगा, बल्कि ये पिंक ही रहेगा जो मैंने पहले से डिफ़ाइन किया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम दोबारा रन करके भी देख लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और पी क्रिएट करता हूँ, एक और पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया, उसका कलर कौन सा होगा? जाहिर सी बात है उसका कलर रेड होगा। रेड क्यों होगा? क्योंकि मैंने स्टाइल के अंदर सब का कलर जो है वो रेड लिखा हुआ है, मतलब कि जब जब भी पी बनेगा उसका कलर ऑटोमेटिकली रेड होगा, सिवाय उसके जो मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। अब इसका डिफ़ाइन किया हुआ है तो इसका कलर पिंक ही रहेगा, रेड नहीं होगा। इसको हम दोबारा देखता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो नीचे वाली पैराग्राफ का कलर है इसका रेड है, और ये पिछले सारे बैकग्राउंड का कलर जो है वह पाउडर ब्लू हो चुका है। पाउडर ब्लू का मतलब कि पूरी बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर दे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको सेव किया। तो अब उसके आगे लिंक्स को हमने देखा, इमेजेस को देख लिया। अब इमेजेस तक ही रहते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। तो बाकी का जो HTML का कोड है, फॉर एग्जांपल जो टेबल्स हैं, मेन ब्लॉक और इनलाइन क्लासेस, ID, आई फ्रेम्स, इन और जावास्क्रिप्ट का HTML की बेसिक्स और CSS की बेसिक्स तो हमने देख ली, और जबकि हम जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL की जो बेसिक्स हैं वो हम जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।